संसाधन भूगोल में आज हमारा टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पति अर्थात वन संसाधन। वन संसाधन से तात्पर्य है प्राकृतिक वनस्पति जो किसी निश्चित क्षेत्र में जलवायु के कारण वनस्पति अपने आप स्वतः ही उत्पन्न होती है, उसे हम प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत रखते हैं। इसके अंतर्गत बड़े वृक्षों से लेकर झाड़ियाँ, घास और जो छोटे पौधे होते हैं जिन्हें हम हार्ब्स कहते हैं, वो भी शामिल होते हैं। ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? प्राकृतिक वनस्पति के आवरण को बनाते हैं। वन संसाधन की जब हम बात करते हैं तो हम इसमें केवल उन बड़े वृक्षों को शामिल करते हैं जो मानवीय गतिविधियां हैं या मानव की जो विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने में शामिल होते हैं। वन संसाधन, वन और संसाधन। वन से तात्पर्य यानी कि फॉरेस्ट रिसोर्स एंड नेचुरल अर्थात प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक दशाओं में जो स्वयं को ग्रो करता है, उत्पन्न करता है वनस्पति आवरण। सेल्फ सस्टेनिंग अर्थात जिसका स्वतः विकास होता है। बायोटिक कम्युनिटी अर्थात एक जो पेड़ पौधों का एक जो समुदाय है उनमें एक अंतर संबंध पाया जाता है, वो एक दूसरे से कॉरलेट होते हैं। बायोटिक कम्युनिटी। प्रीडोमिनेंटली ट्री और शर्ब्स अर्थात वन की जब हम बात करते हैं तो उसमें जो वृक्ष हैं, बड़े वृक्ष हैं वे और जो झाड़ियाँ हैं उनको सम्मिलित किया जाता है, अर्थात उनका डोमिनेंसन रहता है, अर्थात उनका प्रभुत्व रहता है। तो जब हम वनों की बात करते हैं तो उसमें जो बड़े बड़े वृक्ष हैं और जो झाड़ियाँ हैं जो किसी न किसी रूप में मनुष्य के विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक आर्थिक कार्य हैं उनमें अपना उपयोग में लिया जाता है, काम में लिया जाता है। यूजुअली विद ए क्लोज्ड कैनोपी। कैनोपी से तात्पर्य है वृक्षों की जो बड़े बड़े समूह होते हैं और ऊपर जाकर जब उनकी शाखाएं फैलती हैं तो वृक्ष परस्पर आपस में अर्थात उनकी जो शाखाएं हैं या उनके जो ऊपरी सिरे हैं वो आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। तो दूर जब हम उस पर नज़र डालते हैं तो दूर से वो एक छत जैसा हमें दिखाई देता है और आभास होता है कि बहुत ही एक डेंस फॉरेस्ट है, जिसे हम देखकर ये कह सकते हैं कि वास्तव में ये क्या है? एक जंगल है, वन है। तो इस प्रकार जो वन है प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक वातावरण में स्वयं को स्थापित करते हैं और अपने आप स्वयं की वृद्धि करते रहते हैं। अब बात करते हैं रिसोर्स। रिसोर्स कब होता है? थिंग्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन नीड अर्थात कोई भी वस्तु, पदार्थ, संसाधन तभी बनती है जब उसमें मनुष्य के जो आवश्यकता है उसको पूरा करने की उसमें क्षमता होती है, तभी हम उसको क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। तो वनों से जो विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं उनसे मनुष्य की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं पूरी होती हैं, इसलिए हम वन को एक संसाधन की श्रेणी में रखते हैं। वनों से बहुत सारी चीज़ें मनुष्य को मिलती हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, इसलिए वन एक महत्वपूर्ण संसाधन है। अब बात करते हैं वनों के महत्व की। वनों के महत्व को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो प्रत्यक्ष महत्व जो हमें डायरेक्टली जिसे हम प्राप्त करते हैं, दूसरा है अप्रत्यक्ष महत्व। प्रत्यक्ष महत्व के अंतर्गत जो वन है उनमें हम वनों से लकड़ी प्राप्त करते हैं जिन्हें हम विभिन्न प्रकार के जो कार्य हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं, फर्नीचर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन संपूर्ण जो जीव जगत है उसके लिए जीने के लिए एक आवश्यक तत्व है। तो जितने अधिक पृथ्वी पर पेड़ होंगे हमें उतनी ही अधिक मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त होगी और हमें जीवन में जो जीवन की जो आसानी है वो और अधिक आसान हो जाएगी। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो शहर, बड़े बड़े शहर हैं जहाँ पर
जीवाश्म ईंधनों का बर्निंग अधिक होती है, वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होने के कारण सांस श्वसन संबंधी अनेक जो रोग हैं उन लोगों को होने लगते हैं। इसके अलावा जंगलों से, वनों से हमें चारा पशुओं के लिए प्राप्त होता है। इसके अलावा हमारा जो कागज़ इंडस्ट्री है, पेपर पल्प इंडस्ट्री है, उसके लिए कच्चा माल हमें जंगलों से प्राप्त होता है। हमारे जो इतना बड़ा जनसंख्या है उसको कागज़ की आपूर्ति जंगल से प्राप्त जो पेड़ पौधे हैं, टहनियाँ हैं, पत्ते हैं, उनसे हम कागज़ उद्योग चलाते हैं। इसके अलावा जंगलों से हमें विभिन्न प्रकार की अनेक औषधियाँ प्राप्त होती हैं जो स्वास्थ्य के लिए उपयोग में ली जाती हैं। इन जड़ी बूटियों से, हर्ब्स से अनेक प्रकार की जो औषधियाँ हैं विभिन्न रोगों के उपचार में काम में ली जाती हैं। ये सब वनों से ही प्राप्त होती हैं। हमारा भारत का जो आयुर्वेदिक उद्योग है वो तो पूरी तरह से ही वनों से प्राप्त जो विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ थी, हर्ब्स थे, उन पर ही आधारित था। इसके अलावा दिया सलाई उद्योग के लिए भी कच्चा माल वनों से ही प्राप्त होता है, अर्थात जो माचिस उद्योग है उसकी जो तिलियाँ बनाई जाती हैं, उसकी जो लकड़ी है वो हमें वनों से ही प्राप्त होती हैं। अप्रत्यक्ष लाभ के रूप में जो वनों का महत्व है, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो वन है वो हमारे लिए वर्षा कराने के लिए अत्यंत आवश्यक है। जिन क्षेत्रों में घने वन पाए जाते हैं, ये देखने में आया है कि वहाँ पर जो वर्षा है उसकी जो मात्रा है वो अधिक होती है। कहा भी गया है कि वन वर्षा कराने में सहायक होते हैं। इसके अलावा वन मनोरंजन के रूप में भी काम में आते हैं। अनेक जो पार्क हैं, सेंचुरीज हैं, जहाँ लोग पर्यटन के लिए जाते हैं, मनोरंजन के लिए जाते हैं, तो एक तरह से वन मनोरंजन के साधन भी हैं। स्वास्थ्य, वनों से जो शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है वो मानव के स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। तो अप्रत्यक्ष रूप से वनों का महत्व जो हमें ऑक्सीजन प्रदान करता है उस रूप में भी है। इसके अलावा हम अनेक ऐसे पर्यटक स्थल हैं जहाँ पर जाकर उसका आनंद ले सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है जो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन जो पेड़ पौधे हैं वो मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, अर्थात मृदा अपरदन की रोकथाम करते हैं। तो इस प्रकार वनों का हमारे जीवन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से महत्व बना रहता है। और उसके हमें वन संसाधन का उपयोग और अति दोहन, अर्थात वनों के अत्यधिक दोहन से जो समस्याएं सामने आती हैं उनका सामना मनुष्य को करना पड़ता है। वन संसाधन हमारे पर्यावरण संतुलन का महत्वपूर्ण घटक है। वन क्षेत्र में कमी आने और अनियमित कटाई को व वन विनाश के कारण अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मानव के आर्थिक जीवन की प्रत्येक गतिविधि किसी न किसी प्रकार से वनों से संबंधित है। वन प्रकृति की अमूल्य संपदा है जो वातावरण के महत्वपूर्ण जैविक घटक के रूप में विकसित है। इनकी महत्ता के आधार पर इन्हें हरा सोना भी कहा जाता है। वर्तमान समय में वनों का महत्व बढ़ता जा रहा है। वनों के लिए आवश्यक है कि कुल क्षेत्रफल के 33% भाग पर वन होने चाहिए, तभी उस प्रदेश का या उस देश का जो पर्यावरण है वो संतुलित माना जा सकता है। वनों से अनेक प्रकार के जो उत्पाद हैं वो हमें प्राप्त होते हैं और मानव उनका उपयोग करता है। और वन अपने जो निकटवर्ती पर्यावरण है और वहाँ की जलवायु है उसको भी प्रभावित करते हैं। लेकिन मनुष्य ने विगत कुछ वर्षों में वनों का अत्यधिक दोहन किया है, जिसके कारण पर्यावरण असंतुलन और जैविक जो विविधता है उसका विनाश हुआ है, जिसके कारण अनेक प्रकार की समस्याएं मानव के समक्ष खड़ी हो रही हैं। और उसने जो पोषण की सीमाएं हैं, वनों की पोषण की सीमाएं हैं, उसको लांघकर विनाश को आमंत्रित किया है, जिसके कारण
परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार की समस्या जैसे सूखा है, बाढ़ है, भूमि की उर्वरा शक्ति में कमी है, भूस्खलन है, भूक्षरण है, मरुस्थलीकरण है, जल प्लावन की स्थिति है, भूमिगत जल में निरंतर जो गिरावट आ रही है इसका बहुत बड़ा कारण है, और वर्षा की कमी, जलवायु परिवर्तन, ऐसी अनेक समस्याएं हैं जो वनों के विनाश के कारण हमारे सम्मुख आकर खड़ी हो गई हैं। वन विनाश के जो कारण हैं उसमें उसके लिए जो मुख्य कारण है उनमें पहला कृषि। हमने जैसे जैसे मानव की जनसंख्या बढ़ती गई है वैसे वैसे कृषि भूमि की आवश्यकता बढ़ती गई, और उसके लिए हमने क्या किया, वनों को काटना प्रारंभ किया जिससे कि हम कृषि योग्य भूमि को प्राप्त कर सकें। तो एक वनों के जो कमी है, विनाश है, उसका प्रमुख कारण लगातार कृषि कार्यों में वृद्धि होना है। इसके अलावा हमने बढ़ती पशु संख्याओं को चारे की कमी की पूर्ति के लिए वन क्षेत्रों को साफ करके उन्हें चारागाहों में परिवर्तित कर दिया है, जिसके कारण हमारा जो वन क्षेत्र है वो घटा है। जैसे भूमध्य सागरीय क्षेत्र और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वनों को साफ करके चारागाह विकसित किए गए हैं। इसके अलावा निर्माण कार्यों में जैसे हम विभिन्न प्रकार के जो निर्माण कार्य हैं, जैसे सड़क निर्माण है, आवास है, रेलवे लाइन आदि को जब हम बिछाते हैं तो उसमें बड़ी मात्रा में वनों को काटना पड़ता है, जिससे वन ह्रास होता है। इसके अलावा हमने अनेक ऐसे औद्योगिक और व्यापारिक उद्योगों की स्थापना की है जो वनों पर आधारित हैं, जैसे कागज व लुगदी उद्योग है, DSLI निर्माण उद्योग है। इमारतें बनाने के लिए हमने लकड़ी का उपयोग है उसको बढ़ाया है, जिसके कारण वनों को तेज़ी से काटा गया। तो इस प्रकार निरंतर जो मानव के कार्य हैं उनके कारण वन पर दबाव बढ़ता गया और उनका जो क्षेत्रफल है वो निरंतर कम होता चला गया। इसके अलावा खनन, जैसा कि हम जानते हैं कि जो खनिज हैं वो भूमि के अंदर दबे पड़े रहते हैं चट्टानों में, और उनको बाहर निकालने के लिए आपको ऊपरी जो आवरण है उसके बड़े भाग को वहाँ से हटाना पड़ता है। ऐसे में जब हम भूगर्भ से खनिजों को निकालते हैं तो उसके ऊपर जो भी परतें हैं उनको हटाना पड़ता है, और अगर उस क्षेत्र में वन है तो उस पूरे क्षेत्र की वनस्पति आवरण को काट दिया जाता है, और तब जाके वो जो भूगर्भ में दबे हुए खनिज हैं उनको निकाला जाता है। इस प्रकार खनन क्रिया में बड़े पैमाने पर वृक्षों का विनाश होता है। इसके अलावा वनाग्नि, प्राकृतिक रूप से जंगलों में आग लगने के कारण बड़ी संख्या में या यूँ कहें कि एक बड़े भूभाग पर जो जंगल हैं वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं वो भी हमारे वनों के विनाश का कारण बनते हैं। जैसे टिड्डी लाखों की करोड़ों की संख्या में जब ये किसी क्षेत्र से गुजरते हैं तो उस क्षेत्र की पूरी वनस्पति। इसके अलावा स्थानांतरित कृषि, झूमिंग कृषि जिसे हम कहते हैं, वो भी एक महत्वपूर्ण कारण है वनों के विनाश का, क्योंकि जो जनजातियां हैं विश्व के अलग अलग भागों में जो वनों के आसपास रहती हैं वो वनों को साफ करके कृषि भूमि तैयार करती हैं और 3-4 साल उसमें खेती करने के बाद अपनी बस्तियां स्थानांतरित कर लेती हैं। फिर जहाँ भी वो जाती हैं वहाँ पर फिर वही क्रिया दोहराते हैं, जंगलों को साफ करते हैं, पेड़ पौधों को काटते हैं और खेती के लिए ज़मीन तैयार करते हैं। तो इस प्रकार बड़े पैमाने पर वनों का जो विनाश है वो होता है। इसके अलावा बड़े बड़े जो बांध निर्माण किए जाते हैं उनमें भी धरातल का एक बड़ा भाग जो वनस्पति आवरण से ढका रहता है वो पानी के अंतर्गत आ जाता है। तो इस प्रकार बांधों के निर्माण से भी वनस्पति का विनाश होता है। वनोन्मूलन या वन विनाश का जो प्रभाव है हमारे पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। उसमें प्रमुख है जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव, बाढ़ों की पुनरावृत्ति, मृदा अपरदन में वृद्धि, जैव विविधता का ह्रास, ग्लोबल वार्मिंग और जल संसाधनों की मात्रा पर प्रभाव। वनों के विनाश का जलवायु पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। आज हम देख रहे हैं और अनेक मंचों पर इसकी चर्चा भी होती है कि किस प्रकार
जलवायु के लिए अनेक मंच प्रयत्नशील हैं। अर्थात जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव बढ़ा है, उससे हमारी जो जलवायु है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और अनेक भागों में जलवायु से संबंधित जो कंपोनेंट हैं उनमें परिवर्तन हुआ, अर्थात कहीं तापमान में वृद्धि हो रही है तो कहीं तापमान में कमी हो रही है। किसी वर्ष गर्मी का अत्यधिक पड़ना और सर्दियों की संख्या के दिनों में वृद्धि होना, ये सब बताता है कि हमारे जो जलवायु हैं उनमें उनकी दशाओं में परिवर्तन हो रहा है। वनों के विनाश से, पेड़ों की कटाई से बाढ़ों की पुनरावृत्ति होती है। अर्थात जो पेड़ होते हैं वो एक तरह से पानी के बहाव को नियंत्रित करते हैं। अर्थात यदि पानी के प्रवाहित क्षेत्र में, मार्ग में पेड़ों की संख्या अधिक है तो पानी रुक रुक कर बहता है। इसके दो फायदे हैं। पानी रुक रुक कर बहने से भूमिगत जल स्तर बढ़ता है, भूमि में मिट्टी में नमी बनी रहती है। पानी के तेज बहाव से मृदा अपरदन में वृद्धि होती है। अर्थात अगर हम वनों को काट देंगे तो पानी तेजी से क्या होगा, प्रवाहित होगा, जिससे जो हमारी उपजाऊ मिट्टी है उसकी जो ऊपरी परत है वो पानी के साथ बहकर चली जाती है और हमारी मिट्टी बंजर भूमि में परिवर्तित हो जाती है। इस तरह से मृदा का जो उपजाऊपन है उसमें ह्रास होता है, कमी होती है। जैव विविधता का ह्रास। वन में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु भी निवास करते हैं। अगर हम वनों को काट देंगे तो उसमें रहने वाले जो जीव हैं, अर्थात उनकी जो चैन है वो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। ऐसे में जो जीव एक दूसरे पर निर्भर हैं उनके अस्तित्व पर एक तरह से संकट खड़ा हो जाएगा। जिस तरह से हमने वनों को काटा है और अनेकों भागों से जो जीव हैं, उनकी प्रजातियां हैं, वो विलुप्त हो गई हैं और कुछ विलुप्त होने के कगार पर हैं। तो इस प्रकार अगर हमने वनों को इसी तरह से काटता जारी रखा तो हम जो जैविक संपदा है, जीव जंतु हैं, अनेक प्रजातियों को हम खो देंगे। उदाहरण के लिए हम टाइगर की बात करें तो विश्व के कुछ चुनिंदा भागों में ही इनकी कुछ जो संख्या है वो देखने को मिलती है। उसे भी हमने अपने जो प्रयासों से संरक्षित करके बचाया हुआ है। इसी प्रकार जल संसाधनों की मात्रा पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वन भूमिगत जल को रिचार्ज करते हैं और वर्षा कराने में सहायक होते हैं। वन विनाश के कारण हमारा जो जल संसाधन है उस पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वन विनाश के कारण हमारे जो विभिन्न प्रकार के जो परिस्थितियां हैं उनमें परिवर्तन होगा और वो विपरीत परिवर्तन होगा, जिसे पुनः स्थापित करना इतना आसान नहीं होगा। इसलिए वनों के कटाव को रोकना होगा और अधिक से अधिक वन लगाने होंगे, जिससे कि इस पृथ्वी के पर्यावरण को संतुलित किया जा सके